Now we will be discussing certain corrections in the higher calorific value formula which we have obtained with the help of bomb calorimeter for solid and liquid fuels. Now, in addition to the hydrogen correction, that is hydrogen correction is means that we determine the LCV, lower calorific value. Other corrections are also considered while calculating the calorific value of fuel. I again repeat students, जो हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक विधि के द्वारा हायर कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स के लिए हमने ज्ञात की है, उस फॉर्मूले में हम कुछ करेक्शंस भी करते हैं। तो सबसे आइए देखिए कौन कौन से वो करेक्शंस है। फर्स्ट इज द कूलिंग करेक्शन एंड इट इज डिनोटेड एज T and small c in the subscript. Now how we calculate the cooling correction? The rate and time for cooling water in calorimeter from maximum temperature to room temperature must be considered. Now from the rate of cooling, that is dt per minute, and actual time of cooling, that is t minute, the cooling correction, that is dt into t, must be added to the rise in temperature. I again repeat, सबसे पहला करेक्शन और सबसे महत्वपूर्ण है कूलिंग करेक्शन। यहाँ पर हम रेट और टाइम कूलिंग के द्वारा, हीटिंग का तो हमने देख लिया था एक्सपेरिमेंट के दौरान, लेकिन कूलिंग के द्वारा जो हमें रेट मिलती है कूलिंग की dt पर मिनट, और जो एक्चुअल टाइम है T2 से वापस T1 आने में, उसको T मिनट कहते हैं। और इसकी हेल्प से हम जो करेक्शन जो वैल्यू में मिलेगी उसको हम जो राइज इन टेम्परेचर था T2 माइनस T1 उसमें जोड़ेंगे, यानी कि T2 माइनस T1 प्लस TC होगा। तो आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में और समझने की कोशिश करें कि कूलिंग करेक्शन क्या है। उसके लिए हम फिर से डायग्राम पे चलेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर के एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो भी फ्यूल के कंबस्टन से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कायदे से जानी चाहिए थी केवल वाटर के पास। The total amount of heat produced by combustion of fuel must be taken only by water in heating the water, that is in raising its temperature from T1 to T2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वो ऊष्मा केवल जल के द्वारा एब्जॉर्ब की जानी चाहिए थी और उससे उसका टेम्परेचर राइज होता T1 से T2 फाइनल टेम्परेचर है, परंतु ऐसा नहीं होता। कुछ ऊष्मा जो है वो स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब, स्टील जो मैट है एलॉय, वो भी ले सकता है। जो कॉपर मेटल है, कॉपर कैलोरीमीटर का, वो भी कुछ ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेता है। आयरन का जो स्टरर है वो भी कुछ ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार जो ऊष्मा केवल वाटर के पास जानी चाहिए थी वो टोटल नहीं जाके, यानी कि T2 एक्चुअल में फाइनल टेम्परेचर नहीं है, T2 से कुछ ऊपर होना चाहिए था टेम्परेचर, T2 से भी कुछ अधिक वैल्यू होनी चाहिए थी, परंतु बीच में हीट इन एसेसरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई। अब हम इसको कैसे पता लगाएं कि कितनी हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की, और अगर हमें ये मात्रा पता चल जाए तो हम जो T2 है उससे अधिक मात्रा, यानी कि T2 माइनस T1 में यह मात्रा, ये वैल्यू को जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है और T2 एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है और हम मान लेते हैं कि कंबस्टन अब कंप्लीट हो गया, तो हम अब इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते और हम अब T2 से अब हम स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं और अब हम टाइम नोट करते हैं। कौन सा टाइम? वह टाइम इसको कूल करने का, कूलिंग होने का, कि वाटर जब वापस से कूल होगा तो वह कितना टाइम लगाएगा वापस से T1 डिग्री, यानी कि जो रूम टेम्परेचर था, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था T1 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में, वो कितना समय लगाएगा। इसको हम स्टॉप वॉच की हेल्प से नोट करते हैं बहुत बारीकी से। और अब जैसे ही कूलिंग होगी, धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर T2 से फॉल होगा, गिरेगा, और वह एक समय पर आकर T1 पे रुक जाएगा, यानी कि T1 के बराबर होगा। उस टाइम पीरियड को हम नोट करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको,
कूलिंग की जो रेट है वो फास्ट होती, सॉरी, जो हीटिंग है वो फास्ट होती है। हर एक मेटल की अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग नेचर होती है। कोई मेटल जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है, कोई उससे थोड़ा कम एब्जॉर्ब करता है, कोई और कम। ठीक उसी प्रकार हर मेटल की हीट लिबरेट करने की, हीट वापस देने की भी अलग अलग टेंडेंसी, अलग अलग रेट होती है, नेचर होता है। तो जो चीज़ हम T1 से T2 में नोट नहीं कर पाए, उसको हम कूलिंग के दौरान पता लगाते हैं। क्योंकि अब जिस जिस मटेरियल ने, जैसे ग्लास है, आयरन की रॉड है, या कॉपर का वेसल है, या स्टेनलेस स्टील है, इन जिन जिन मटेरियलों ने जिस जिस रफ्तार से हीट एब्जॉर्ब की थी, अब ये कूलिंग के दौरान वो अपनी हीट एब्जॉर्ब को वापस से देंगे। तो जब वो वापस हीट दे रहे होंगे तो पानी का टेम्परेचर जो गिरना चाहिए वो नहीं गिरेगा, क्योंकि अभी भी पानी के पास हीट आ रही है। और अब कहाँ से आ रही है? अब पानी के पास हीट आ रही है, जिन्होंने ली थी वो अब दे रहे हैं कूलिंग के दौरान। इस प्रकार जो कूलिंग है उसमें समय लगेगा, एक स्लो प्रोसेस है कूलिंग। और इसमें जो अंतराल आएगा वो आएगा टाइम पीरियड का। तो हीटिंग के दौरान तो टाइम पीरियड बहुत कम होता है, परंतु कूलिंग एक लंबा प्रक्रम होगा, एक लॉन्ग टाइम पीरियड होगा। और इस डिफरेंस की हेल्प से हम वह वैल्यू प्राप्त करते हैं कि जो कि एक्चुअल होनी चाहिए थी, यानी कि जो T2 से भी कुछ अधिक होनी चाहिए थी। जो वो कुछ अधिक है, उस वैल्यू को जैसे ही हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में ज्ञात करते हैं, उस वैल्यू को अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ गायब थी, वो चीज़ मिसिंग हो गई थी T1 से T2 में, वो हम नोट नहीं कर पाए थे, वो हमारे से स्किप हो गई थी। इसलिए अब इस फॉर्मूले में T2 माइनस T1 प्लस TC हम कहेंगे। So I move to the next correction, that is the acid correction. Now, sulfur and nitrogen, if they are present in fuel, they form the corresponding acids, and the formation of acids is an exothermic reaction. For example, for sulfur, when one atom of sulfur forms H2SO for 1 mole or 1 molecule, then 72,000 calories of heat is liberated. Now, if two atoms of nitrogen combine with hydrogen oxygen to form 2 molecules of nitric acid, then 28,600 calories of heat is liberated. Now, let me remind you, again we come back to the experimental part setup. हमने यहाँ बॉम्ब के अंदर we have kept the coal sample. Now the coal undergoes combustion and oxygen is there. So carbon forms CO2, hydrogen forms H2O, and if nitrogen and sulfur are also there, then they form NO2 and SO2 and SO3. अब H2O इसी बॉम्ब के अंदर रहेगा, ये H2O कहीं escape out नहीं कर रहा। तो हाँ, ये H2O क्या करता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है NO2 उससे रिएक्ट कर लेगा, जो H2O है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा, और अब इन दोनों से रिएक्ट करके ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो कंबस्चन था उससे केवल सल्फर के ऑक्साइड SO2 SO3 बना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2 बना, उससे H2SO4 या HNO3 नहीं बनता। तो कंबस्चन के दौरान जो हीट लिबरेट की गई वो तो T1 से T2 तक पहुंच गई, और कूलिंग करेक्शन भी हमने पता कर लिया। परंतु अब ये वेपर फेज में जो H2O है वो HNO3 बनाता है, H2O NO2 से रिएक्ट करके HNO3 बनाता है, तो भी हीट लिबरेट होती है। और H2O जो है वो SO3 से रिएक्ट करके और H2SO4 बनाता है, तो भी हीट लिबरेट होती है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ हीट जो है वो एक्सोथर्मिक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो हीट लिबरेट होगी वो भी पानी के पास गई, और वो इंक्लूड हो गई T1 से T2 में। परंतु ये मान लेना चाहिए कि ये हीट कोल के कंबस्चन से नहीं आ रही है। तो ये वैल्यू जो T1 से T2 में हमने इंक्लूड कर ली थी, आ गई वो रीडिंग में, जो कि कोल से फ्यूल के कंबस्चन से नहीं आ रही है। तो वो वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो वो वैल्यू
टोटल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, घटनी चाहिए. आई अगेन रिपीट स्टूडेंट्स that the burning, the combustion of fuel is taking inside the bomb, and if sulfur and nitrogen are present, they form their SO2, SO3 and NO2, and hydrogen is present, it forms H2O. So H2O is not allowed to escape. Similarly, SO2, SO3, NO2, NO3, they are not allowed to escape outside the bomb calorimeter. So these oxides, they react. The SO3 reacts with H2O, the NO2 reacts with H2O to form the corresponding acids, that is H2SO4 and HNO3, and formation of acids is an exothermic reaction. So whatever heat liberated goes to the water and is included in the value from T1 to T2. So let me remind you that the burning process was only that is combustion of fuel, and it was limited only up to the production of the oxides of sulfur and nitrogen. Now, if further some reaction takes place between these gaseous products, then it is not the part of combustion. Again, I repeat, if further some reaction is taking place between these gaseous reactions, अगर आगे चल के ये gaseous products में कुछ और अभिक्रिया आपस में हो जाती है, तो वह combustion का भाग नहीं है. It is not part of combustion. Therefore, इनके formation से जो heat liberate हुई, the heat liberated by the formation of corresponding acids also get included in the rise of temperature, that is from T1 to T2. तो इस तरह से if we come to know the value of these the heat exothermic reaction, that is heat produced by the formation of acids, then we should subtract that value from the total value. I again repeat, from the total value, not from the rise but of temperature, that is not from T2 minus T1 but from the total value. Now we come to the next correction, and that is called as the fuse wire correction. Now the ignition of fuse wire liberates heat, and this also gets included in the measured value. So this heat is not coming from the combustion of fuel. Therefore, it must be subtracted from the total value of heat. I again repeat students कि हमें हमने जो फ्यूज़ वायर का यूज़ किया यहाँ पर, जो मैग्नीशियम वायर आपको नज़र आ रहे हैं उनका कार्य है, जैसे ही बैटरी से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो वो करंट फ्यूल तक पहुंचा दिया जाता है, और एक बार जब करंट फ्यूल तक पहुंच गया तो ये मैग्नीशियम के जो पतले तार हैं ये टूट जाते हैं. फ्यूज़ वायर जो है वो टूट जाता है, जल के, और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है. तो फ्यूज़ वायर के इग्निशन जो जला, उससे भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुई वो भी वाटर के पास चली गई और T1 से T2 में हमने मेजर कर ली. Now, due to the combustion or due to the burning of these fuse wires, some heat, little heat was produced, and this heat also get included in the measured value from T1 to T2. So this is not coming from the combustion of fuel. ये वैल्यू जो है फ्यूज़ वायर के इग्निशन होने से, गर्म होने से जो ऊष्मा प्रोड्यूस हुई, ये फ्यूल के कंबस्टन से नहीं आ रही है. तो अगर हमें किसी तरह से if we come to know about this value, then this value must be subtracted from the total value. अगर हमें पता चल जाए किसी प्रकार ये वैल्यू कितनी है फ्यूज़ वायर के इग्निशन से जो हीट ऊष्मा उत्पन्न हुई वो कितनी है, तो वो वैल्यू हमें टोटल वैल्यू में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. T2 माइनस T1 में से नहीं करना हो, टोटल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज़ वायर करेक्शन. सिमिलरली स्टूडेंट्स, the next that is the fourth correction is the cotton thread correction. We represented it by small t, and in subscript we write again small t. So sometimes cotton thread is used to tie the crucible or coal sample to electrodes. Now during combustion reaction, heat is produced, and this cotton thread also burns and liberates heat, which is included in the measured value. This heat which is produced from the burning of cotton thread is not coming from the combustion of fuel. Therefore, this value must be subtracted from the total value of heat. I again explain you students, कई बार क्या होता है, प्रयोग को सेटअप करने के लिए कई बार हमें जो सैंपल है फ्यूल सैंपल, उसको टाई करने के लिए, उसको स्थिर बनाने के लिए हम सूती धागे का इस्तेमाल करते हैं. कई बार क्रूसिबल को हम बांधने के लिए सूती धागे का इस्तेमाल करना होता है.
तो जब प्रयोग स्टार्ट हो जाता है, फ्यूल का कंबस्चन होता है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये सूती धागा उस हीट से खुद जलने लगता है और पूरी तरह से जल जाता है। तो सूती धागे के जलने से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द कंबस्चन ऑफ फ्यूल। वो फ्यूल के कंबस्चन से नहीं आ रही है, वो हीट सूती धागे के जलने से आ रही है, और जो कि हमने T1 से T2 में मेजर कर चुके हैं। इसलिए अगर हमें किसी प्रकार ये ज्ञात हो जाए कि कॉटन थ्रेड के कंबस्चन से, बर्न होने से कितनी हीट, ऊष्मा लिबरेट होती है, तो वो वैल्यू हमें टोटल वैल्यू में से माइनस करना है, T2 माइनस T1 में से नहीं, टोटल वैल्यू में से। तो इस प्रकार से ये 4 करेक्शंस है, अगर इनको हम ध्यान में रखें तो हमारा मॉडिफाइड जो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, वो हो जाता है HCV इज इक्वल टू, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 प्लस TC, यहाँ पे कूलिंग करेक्शन है TC, ब्रैकेट लगाया, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिया हमने, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट के बाहर है, नोट करिए आप, TA यानी कि एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर करेक्शन प्लस कॉटन थ्रेड करेक्शन, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय X। तो इस प्रकार यहाँ पे TC में आपको बता दूँ कूलिंग करेक्शन है, TA एसिड करेक्शन, TF फ्यूज वायर करेक्शन, TT कॉटन थ्रेड करेक्शन, सूती धागा। अब LCV की वैल्यू हम अच्छे से जानते ही हैं, LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 0.09 इंटू H इंटू 587 कैलोरीज पर ग्राम। यहाँ पर ये LCV जो है ये हाइड्रोजन करेक्शन कहलाता है एक्चुअल में। तो अगर हाइड्रोजन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना LCV HCV में डिफरेंस ज़्यादा होगा। जितना हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं HCV माइनस है ये वैल्यू, तो जितना हाइड्रोजन कम होगा उतना LCV और HCV में डिफरेंस भी कम होगा, और उतना ही हम कहेंगे जो फ्यूल है वो एक बेटर क्वालिटी का है। यहाँ पे अगेन आई रिमाइंड यू, इफ़ इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ LCV इज गिवन एज 580, then please use 580 in place of 587, because sometimes 580 is given so as to make the numerical easy or calculations too easy. So I hope you understand it.